एजाइल लॉ इन वेन्स। सो अभी हमारा जो सीरीज है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं 2 वीडियो में। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एंड दूसरा व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस, ठीक है, सो दैट अगर आप आगे आगे पढ़े तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज नोटिस, राइट। अब नोटिस क्या है? अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन योर बेयर एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जनरल टर्म्स में अगर देखें तो क्या है नोटिस? आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके कॉलेज में यू गेट अ इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ लेटर और समथिंग जो कि आपके नोटिस बोर्ड वगैरह पे लगा रहता है, जिसमें होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट देयर इज सम काइंड ऑफ क्विज कॉम्पिटिशन विच इज गोइंग टू हेल्प, राइट। उस क्विज कॉम्पिटिशन की सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर चीज में होती है कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन की नोट स्पीकर्स हैं, कौन से गेस्ट्स आ रहे हैं, क्या टाइम लिमिट आपको मिलेगी, क्या थीम है उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन का, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड ओवर देयर, राइट। तो ये बेसिकली क्या है? नॉलेज ऑफ समथिंग, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है उस पर्टिकुलर शीट से। तो दैट्स व्हाट नोटिस इज, कि आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अगर हम उसी को लॉ के एस्पेक्ट में बात करें तो फिर नोटिस क्या है? देन नोटिस मीन्स इन लॉ इट मीन्स नॉलेज ऑफ फैक्ट, राइट। लॉ फैक्ट के बारे में जो नॉलेज होता है उसको हम नोटिस कहते हैं। अब हमारा जो नोटिस है वो हमारा सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के में दिया गया है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है? ये एक हेल्प करता है आपको कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है 2 पार्टीज के बीच में, राइट, कि डिसाइड करता है कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स 2 पार्टीज के बीच में लॉ में, ठीक है। नोटिस बेसिकली एक नॉलेज ऑफ फैक्ट है जो कि आपके लीगल राइट्स, ठीक है, ये एक नॉलेज ऑफ फैक्ट है जो कि आपके बेसिकली लीगल राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों को ही अफेक्ट करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो नोटिस है वो बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है, एक्चुअल नोटिस एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस अब क्या है हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। एक्चुअल नोटिस को हम एक्सप्रेस नोटिस भी कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्चुअल नोटिस को हम एक्सप्रेस नोटिस भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव नोटिस को इम्प्यूटेड नोटिस भी कहा जा सकता है, ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द फैक्ट विच हैज बीन obtained by the agent, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब हम पहले बात करते हैं कि अब एक्चुअल और एक्सप्रेस नोटिस किस नोटिस को, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है हमारा 2 पार्ट। अब हम देखते हैं व्हाट इज एक्चुअल नोटिस। एक्चुअल नोटिस उस नोटिस को कहते हैं व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, जब एक इंसान को एक पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में मालूम है तो उसको हम एक्चुअल नोटिस कहते हैं, राइट। उस इंसान को पता है कि ये पर्टिकुलर फैक्ट इन लाइफ एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको हम एक्चुअल नोटिस कहते हैं। इट मस्ट बी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो होना चाहिए वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए गिवन इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, जो कि नेगोशिएशन के प्रोसेस में दिया गया है बाय अ पर्सन इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी। अब वो जो पर्टिकुलर फैक्ट है, जैसा कि आई टोल्ड यू कि अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट, वो पर्सन जो है वो उसको नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में, विच मीन्स कि वो पर्सन हियर से नहीं सुन रहा, हियर से नहीं हो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, हियर से नहीं हो, सो दैट वो पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन ग्रैब की है या एक्वायर की है वो ऑल ट्रूथ बेसिस पे हो, उसने जो सही सुना है वो है हो, ना कि वो हियर से के बेसिस पे हो, राइट। सो ये बेसिकली जो रूल है वो ये कहता है कि वो र्यूमर्ड नहीं हो, हियर से नहीं हो, उस पे आपका जो एक्चुअल नोटिस होना चाहिए उस पे आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, राइट। अदरवाइज में अगर हम ये बोले तो एक्चुअल नोटिस जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि ऑपरेट करेगा इन द माइंड ऑफ रैशनल पर्सन, ठीक है, इन द माइंड ऑफ एक रैशनल इंसान के दिमाग में जो एक इंफॉर्मेशन, राइट, एक रैशनल दिमाग इंसान के दिमाग में जो एक इंफॉर्मेशन ऑपरेट करेगा जो कि वो ग्रैब कर रहा है या एक्वायर कर रहा है एक पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस से देख के या फिर जान के, उसको हम एक एक्चुअल नोटिस कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक एक्चुअल नोटिस क्लियर हो गया होगा कि दैट एक्चुअल नोटिस मीन्स व्हेन अ पर्सन नोज about the existence of fact, it must be definite information given in the course of negotiation by a person interested in that particular property, and also it should not be rumored, ठीक है, ये rumored नहीं होना चाहिए
और ना ही हियर से होना चाहिए। ये वो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट? तभी वो एक्चुअल नोटिस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? एंड वो इंसान उस नॉलेज को एक्वायर किया हो प्रॉपर तरीके से, और एक रैशनल इंसान उस चीज को एक्वायर किया होगा, राइट? अब हम इस पे एक केस लॉ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, लॉयड बैंक्स लिमिटेड वर्सेस पी गुजदास एंड कंपनी। So in this case, Lloyd Bank Limited versus P. Gujdas and Company, it was held that unless the notice has been brought to the mind of the concerned person to take it seriously for ascertaining the nature of the notice, then only it is duly served. तो ये चीज कही गई थी लॉयड बैंक लिमिटेड के केस में। इस केस को हम डिटेल में आगे देखेंगे, राइट? अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक पर्सन को कहा जाता है कि उसको नॉलेज ऑफ फैक्ट हो किन केसेस में, when a person is said to have a notice of fact which he would have known but for his gross negligence, उसकी लापरवाही की वजह से या फिर willful abstination from making an inquiry or search does not know, लेकिन उसने लापरवाही की, उसने पता नहीं किया और उसको उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे किसकी गलती है? उस पर्सन की गलती है जिसकी ये ड्यूटी थी या who was obliged कि वो उस पर्टिकुलर चीज को उसको करे, ठीक है? तो उसकी ये ड्यूटी बनती थी कि उस पर्टिकुलर फैक्ट को चेक करे, बट उसने अपनी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं उस चीज को किया, देन दैट इज हिज मिस्टेक, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दैट, अ पर्सन इज सेड टू हैव अ नोटिस ऑफ फैक्ट विच ही वुड हैव नोन but for his gross negligence or willful abstination from making an inquiry or search does not know about that very particular fact. So this is what constructive notice के बारे में होता है, ठीक है? However, अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में बात करें तो नॉलेज जो होता है किसी भी पर्सन का, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस ऑफ मैन के बारे में हम अगर नॉर्मली बात करें तो इन जनरल हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन must have known about that particular fact. He has ought to have known about that particular fact, but वो नहीं कर रहा है, then that is his particular gross negligence or abstination. तो अभी उसके हम circumstances भी देखेंगे कि क्या क्या उसके पर्टिकुलर circumstances है, राइट? तो ये सारी चीजें, दस इसलिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एक लीगल प्रिजम्पशन होता है, ठीक है? कि एक हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस में एक हम लीगल प्रिजम्पशन मान के चलते हैं, ये हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि सामने वाले पर्सन ने उस पर्टिकुलर फैक्ट को रीचेक करा होगा या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उसको नोटिस होगा, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर ए है, राइट, अगर वो बी के नाम पे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दे देता है, ठीक है? वो बी के नाम पे उस पर्टिकुलर लेट्स से कि एक घर है, ठीक है? एक घर है, अगर बी के नाम पे ये ट्रांसफर कर देता है और ये रजिस्टर करवा देता है, ठीक है? और वो बी को दे देता है, ठीक है? नाउ आफ्टर दैट जब उसने बी को कर दिया है, ठीक है, जब उसने बी को ट्रांसफर कर दिया, अब वो सी के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है? बट अगर वो सी के साथ आ रहा है और वो ट्रांसफर कर रहा है सी को और उसको कह रहा है कि दिस पर्टिकुलर हाउस इज देयर, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर हाउस और वट एवर द थिंग्स है, और वो उसके साथ, तो अब यहाँ पे किसकी ड्यूटी बनती है कि वो फैक्ट्स को रीचेक करे? यहाँ पे इस सिचुएशन है, नाउ हुज ड्यूटी इज दिस? तो नाउ लॉ इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन सी। अब यहाँ पे लॉ क्या है? लॉ ड्यूटी इम्पोज करता है सी पे कि वो फैक्ट्स को चेक करे, वो डॉक्यूमेंट्स चेक करके कि रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, वहां के रजिस्टर्स में चेक करके कि वो पर्टिकुलर हाउस किसी के नाम है या नहीं। अगर नहीं है, वेल एंड गुड, अगर है तो किसके नाम है, क्योंकि फिर तो उसके पास यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती थी उस चीज को जानने के लिए, बट उसने नहीं अगर वो कर रहा है, देन हु इज मिस्टेकन हियर? देन सी इज रॉन्ग हियर, राइट? तो यहाँ पे सी की ड्यूटी बन रही है कि वो उस particular that he should have known about the sale, that this particular sale is in favor of B, already it is in favor of B, ठीक है? Now अगर वो इस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर रहा है, विच मीन्स अ फेलियर टू इंस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर रजिस्टर एंड गोइंग टू दैट पर्टिकुलर रजिस्ट्रार्स ऑफिस, उसका जो फेलियर होगा यहाँ पे उसका भुगतान किसको करना होगा? सी को करना होगा, बिकॉज ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू दैट, ठीक है? ही वुड बी इम्प्यूटेड विद कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो ये हो गए आपके बेसिक इलस्ट्रेशन से। आई थिंक आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। अब हम इसके कुछ सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं। तो टोटल इसके 5 सर्कमस्टांस है। लेट्स सी ऑल दो सर्कमस्टांसेस वन बाय वन। सबसे पहला सर्कमस्टांसेस है हम
ओके तो सबसे पहला सर्कमस्टांस है हमारा विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी और सर्च. For willful abstention, there has to be some starting point, some hint or suspicion which would require some investigation to reveal the truth about a transaction. तो willful abstention के लिए basically कुछ starting point होना चाहिए, कोई ना कोई suspicion होना चाहिए, so that कि जो truth है transaction के बारे में वो reveal हो सके, right? अब इसमें in such a case the transfer fails to investigate. अगर जो transfer ही है वो investigate नहीं करता है और fraudulent intention उसको नहीं पता चलता है और truth के नहीं पता चलता है, then the court जो होगी वो assume कर लेगी कि जो transfer ही है उसको कुछ ना कुछ fact के बारे में आइडिया था. अब इस पे हमारा एक केस है दैट इज जोन्स वर्सेस स्मिथ 1841. Cases in which the court is satisfied from the evidence before it, the party charged was designately abstained from the inquiry for the purpose of avoiding it. Right? ओके तो जोन्स वर्सेस स्मिथ के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 2 ग्रॉस नेग्लिजेंस. कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑल्सो अप्लाइज वेयर द ट्रांसफरी ऑट टू हैव नोन सम फैक्ट बट बिकॉज ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस ही इज अनअवेयर ऑफ इट. कंस्ट्रक्टिव नोटिस तब अप्लाई होता है जब ट्रांसफरी को कोई ना कोई फैक्ट पता होना चाहिए. ही इज बोर्न टू हैव नोन ऑफ द फैक्ट. उसकी ड्यूटी है कि उसको वो फैक्ट पता होना चाहिए बट उसके ग्रॉस नेग्लिजेंस के वजह से वो अनअवेयर है उस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में. ग्रॉस नेग्लिजेंस को एक्सप्लेन किया गया था हडस्टन वर्सेस विनय के केस में जिसमें कहा गया था ग्रॉस नेग्लिजेंस डज नॉट मीन mere carelessness, it means carelessness of such an aggravated nature. Carelessness ऐसा carelessness of aggravated nature that indicates an attitude of mental indifference to obvious risk. Mental indifference of obvious risk, right? तो ये चीज कही गई थी आपके हडस्टन वर्सेस विनय के केस में ग्रॉस नेग्लिजेंस. अब इस पे हम एक और केस लॉ देख लेते. ओके तो केस है हमारा लॉयड बैंक लिमिटेड वर्सेस पी गुजदास एंड कंपनी. इस केस में अ पर्सन हु अप्लाइड फॉर लोन इन अ बैंक सबमिटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द बैंक. इस केस में जिस पर्सन ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था उसने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में सबमिट किए थे. लेटर ही कन्फर्ड द बैंक विद द नोशन टू बी इनकेपेबल टू रीपे द लोन. बाद में उसने बैंक को यह बता दिया कि वो केपेबल नहीं है लोन का रीपेमेंट करने के लिए. एंड आज द बैंक टू रिटर्न द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. और बैंक को कहा कि उसको उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रीपे कर दिया जाए ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू रीपे लोन. और सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सो दैट कि वो अपने लोन का जो है वो रीपेमेंट कर सके. द बैंक रिटर्न द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. बैंक ने यहाँ क्या किया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिया. द पर्सन टुक द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू अनदर बैंक. अब उस इंसान ने उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वो दूसरे बैंक में लेकर गया और उसने लोन के लिए अप्लाई किया. राइट? लोन के लिए अप्लाई करने के बाद फॉर्मर बैंक रेज्ड इशू दैट द प्राइमरी लोन वाज ऑलरेडी ग्रांटेड टू. तो यहाँ जो फॉर्मर बैंक थी उसने ये इशू रेज किया कि प्राइमरी लोन पहले ही उस इंसान को लोन प्रोवाइड कर दिया गया है, ग्रांट लोन कर दिया गया उस पर्सन को. लेटर द नोटिस वाज ग्रांटेड टू द बैंक. नोटिस बाद में बैंक को ये दिया गया दैट कि यहाँ पे मेंशन था कि आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस जो हुआ है वो बैंक के पार्ट पे हुआ है. एज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी रिटर्न बाय द बैंक. एज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो बैंक को नहीं, बैंक के द्वारा नहीं रिटर्न करना चाहिए एज इट इज द मेन एसेंशियल एंड इट वॉज नॉट फुलफिल्ड. राइट? तो ये था केस हमारा लॉयड बैंक लिमिटेड वर्सेस पी. ओके सो हमारा थर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस. एक्सप्लेनेशन 1 अंडर सेक्शन 3 गिव्स द प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ नोटिस बट इट मस्ट फुलफिल सर्टेन कंडीशन विच आर कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल वेयर ऑल द फॉर्मेलिटीज हैव बीन ड्यूली फुलफिल्ड. सो एक्सप्लेनेशन 1 जो है हमारे सेक्शन 3 का वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एज अ नोटिस. बट वहां पे सारे जो रिक्वायरमेंट है, सारे कंडीशन है, उनको कंपल्सरी आपको फुलफिल करना है रजिस्ट्रेशन के और जितनी फॉर्मेलिटीज है सबको फुलफिल करता है. यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है इसका. इट इज द नोटिस ऑफ द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर. ये जो है ये बेसिकली नोटिस है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर का जहां पे इसके जो एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गेज हो गया, सब मॉर्गेज हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गया. तो ये कहाँ दिया गया है? ये हमारे सेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 1 में दिया गया. प्लीज रिमेंबर दीज पर्टिकुलर थिंग्स कि कहाँ मेंशन है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं जैसे. तो आपको लिखना होगा सेक्शन 3 के. Next is actual possession as notice. According to explanation 2 of section 3, वो क्या था explanation 1 of section 3, right? ये है explanation 2 of section 3. A person acquiring an immovable property. अगर कोई भी person कोई भी immovable property को acquire कर रहा है, then shall be deemed to have notice as the title of any person
who for the time being actually possesses the degree, जो उस particular degree को possess करता है. For instance, A lets out his property to B. A अपनी property B को दे देता है, ठीक है, एक मान लेते हैं, by a registered, एक registered lease से और lease deed से 10 साल के लिए, ठीक है, एक registered lease deed बना के वो 10 साल के लिए अपनी property B को दे देता है. एक्सपायरी होने से पहले उस deed का the said person A enters into, वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में B के साथ, C के साथ जाता है, जिसमें वो एग्री करता है कि वो उसको बेच देगा, सी को उस चीज को बेच देगा, और विद अ कंसिडरेशन. नाउ सी मस्ट इंक्वायर फ्रॉम द टेनेंट. नाउ यहाँ पे किसकी ड्यूटी बनती है, यहाँ पे सी की ड्यूटी बनती है कि वो इंक्वायर करे टीनेंट से, जो टीनेंट कौन है यहाँ, बी है, अबाउट द नेचर ऑफ द पोजेशन ऑफ बी, कि उसका क्या नेचर है, उसको कब तक के लिए प्रॉपर्टी मिली है, कितनी रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्टर्ड है, उसको सारी इंक्वायरी करना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पे. बिकॉज सी नेवरदलेस विल बी बॉन्ड बाय द कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ बीज टाइटल, राइट. तो ये चीज कहा गया है आपका, इसके एग्जाम्पल से आपको एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस भी क्लियर हो गया है. Moving forward to the last topic, that is notice of agent. The general principle of the law of agency is that an agent stands in the place of principal. ये हमने मास्टर सर्वेंट के रूल में, एजेंट के रूल में हमने पढ़ा भी है, टॉर्ड्स वगैरह में, कि जो जनरल प्रिंसिपल वो ये कहता है कि जो एजेंट है वो इट स्टैंड्स इन द प्रिंसिपल, वो अपने प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर रहा होता है या उसके प्लेस पे स्टैंड करता है. Thus notice of fact by the agent will be deemed to be noticed by principal as well. ये हम मान के चलेंगे कि जो नोटिस है एजेंट के द्वारा वो प्रिंसिपल के द्वारा भी वही है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे कि जो जैसे टॉट की इसमें हमने पढ़ा है कि हम मान के चलेंगे कि जो प्रिंसिपल है, जो नोटिस प्रोवाइड किया गया है एजेंट को प्रिंसिपल के द्वारा या फिर प्रिंसिपल को एजेंट के द्वारा, वो हम मान के चलेंगे कि दोनों को उस चीज के बारे में पता है. इन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, दस नोटिस ऑफ अ फैक्ट बाय द एजेंट विल बी डीम्ड टू बी नोटिस्ड बाय प्रिंसिपल एज वेल, राइट. तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए. और ये जो है ये एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है, जो कि हम सब अवेयर हैं उस मैक्सिम से. Qui facet per alium facet per see. He who does by another does by himself. ठीक है, तो इससे हम लोग ये रूबरू है इस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम से, राइट. एक और भी हमने पढ़ा था, आई थिंक आप लोग को याद होगा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर, हमने मास्टर सर्वेंट के इसमें केस में भी पढ़ा था. तो यहाँ पे भी ये है, तो आई थिंक क्लियर होगा. गोकुल दास वर्सेस ईस्टर्न मॉर्गेज का केस है. इट वॉज हेल्ड दैट द नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय solicitor or any case will bind him as well. तो ये था केस हमारा गोकुल दास वर्सेस ईस्टर्न मॉर्गेज एंड कंपनी. सो दिस वाज ऑल अबाउट नोटिस, जिसको कि हमने देखा नोटिस क्या होता है, सेक्शन 3 में कैसे डिफाइन किया गया है, दो टाइप ऑफ नोटिस क्या है, 2 टाइप्स, जो कि हमारे एक्चुअल नोटिस और कंस्ट्रक्टिव नोटिस है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हमने सर्कमस्टांसेस भी 5 सर्कमस्टांसेस देखे. ग्रॉस नेग्लिजेंस में एक्चुअली नेग्लिजेंस का क्या मतलब है, केयरलेसनेस है या नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखी. हमने केस लॉस देखा, लॉयड बैंक वर्सेस पी गुजदस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हमने उसको भी देखा. सो दिस वाज ऑल अबाउट नोटिस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सौम्याचार लॉ एंड मेंस, and keep supporting, and most important, stay safe, stay at home. Thank you so much for watching this video.